सर अगर हम लोगों ने इसी वर्ष से बुक्स स्टार्ट किए स्टैंडर्ड फर्स्ट से फिफ्थ के लिए, तो उनके टीचर्स को ट्रेनिंग दिया जाएगा? क्योंकि जैसे एनसीईआरटी में वो लोग ट्रेनिंग बिल्कुल लेते हैं, देंगे, बिल्कुल देंगे। मतलब वो ऑनलाइन हो सकता है या ऑनलाइन भी हो सकता है। आप कहेंगी तो अपने प्रबंधक को ये तैयार करिए जी कि आपके सारे शिक्षिकाओं को गंगा दर्शन भी करा देंगे जी हरिद्वार सर। में रोक के, वही जी बढ़िया सा सर। आपका प्रशिक्षण हो जाएगा। और वहां पर आप हर की पौड़ी जो भी कहिए वहां दर्शन भी कराइएगा। और आप कहेंगी नहीं अगर 10-20 विद्यालय हो गए जी यहीं ट्रेनिंग कराइए सर, 5 दिन 6 दिन तो हम यहीं भेज देंगे टीम। जी लेकिन सर, प्रशिक्षण का आनंद तो तभी आता है जब स्थान बदल जाए। स्थान बदल जाए। जैसे और देखो हमारे यहाँ भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रशिक्षण कहाँ होता है? मसूरी। जी तमिलनाडु का आदमी भी हो तो वो जाता है हिमालय की गोद में। तो जब तक हिमालय की गोद में न जाओ तब तक कहाँ प्रशिक्षण प्राप्त होगा? गंगा तो वहीं बहती बराबर है सर, ना। बिल्कुल सही। सर एक टेक्निकल क्वेश्चन लास्ट, अगर मैंने इसी वर्ष एनओसी अप्लाई किया और वो एनओसी के तब तक हम लोगों ने आपके पास एफिलिएशन के लिए अप्लाई किया और हम आपको 9th का रजिस्ट्रेशन दे देंगे। हाँ 9 तक मैं समझ गया रजिस्ट्रेशन, आपका हाँ, प्रश्न, दे दूंगा। लेकिन सर जो नेक्स्ट ईयर तक अगर मुझे एफिलिएशन मेरा चेंज हो गया, एक बार स्टेट गवर्नमेंट ने एनओसी इशू कर दिया तो मेरे पास इस साल जो 10th का बैच है वो आप उसी बोर्ड से देंगे? उसी बोर्ड से दे देंगे, लेकिन हाँ, एनओसी के बाद वो अलाउ नहीं नहीं करेंगे? उसमें कंडीशन देते हैं वो, सर 1.5 ईयर का जो भी देते हैं हाँ। एनओसी ना, उसमें ये स्विच ओवर के अलाउ करते हैं। तो मुझे इसके पीछे एक क्वेश्चन ये था, क्या आने वाले 2 या 2.5 साल में बच्चा जो इतने वर्ष से स्टेट पढ़ रहा है वो 2 साल में बीएसबी बोर्ड देने के लिए तैयार हो जाएगा? देखो ये आपका जो सैद्धांतिक प्रश्न है, सचमुच में बच्चा सही ढंग से तभी तैयार होगा जब वो हमारी कम उम्र में से ही किताबों से जुड़ना जी प्रारंभ सर, करे। जी अगर वो ना फर्स्ट से जुड़े, कम से कम थर्ड से जुड़े, सिक्स से भी जुड़े, तो उसको एक बोध हो जाएगा। जैसे एक किताब है, हमने साइंस की किताब है 6ठी की, ठीक है, इसका नाम हमने रखा है विज्ञान कथा। इसमें 19 कॉन्सेप्ट हैं और 19 कहानियां हैं। अब आप जब पढ़ोगे ना तो आनंद आएगा कि विज्ञान को कहानी के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है क्या। जैसे एक बहुत छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं 1 मिनट में, कि हमको पढ़ाना है एटमॉस्फेयर के बारे में। तो अभी तक आपके पास जितनी किताबें आती है ना प्राइवेट पब्लिशर्स से लेके सबकी, तो उसमें आता है कि पूरा का पूरा एक ग्राफ बना दिया जाता है, डिफरेंट लेयर्स रटता है बच्चा, उसके बाद पूरा लिखते हैं, यही सब बताएंगे आप लोग, और फिर उसको रटवाएंगे, रट्टा मार, जिसको रोट मेमोराइजेशन कहते हैं, और उसी को उत्तर भी मांगेंगे, प्रश्न भी करेंगे, एक्टिविटी भी, कुछ नहीं, इसी तरह का चलता है। हमने भी इसी तरह पढ़ा है, ठीक है। तो हमने और वर्मा जी ने बड़ा मंथन किया, क्योंकि फिजिक्स में, साइंस में मैं भी इंगेज होता हूँ, क्योंकि मैं भले ही सिविल सेवा में रहा लेकिन मैं विज्ञान फिजिक्स से अपना नाता नहीं तोड़ा। अभी भी पार्टिकल फिजिक्स के जितने भी रिसर्चेज आते हैं, नासा से लेकर के और यूरोपियन साइंटिस्ट से लेकर के इंडियन साइंटिस्ट से, मैं पढ़ता हूँ निकाल करके कॉपी, और ट्राई टू अपडेट माई सेल्फ एंड ट्राई टू इक्वेट विथ आवर एंशिएंट फिलोसफी विद पार्टिकल फिजिक्स, रिलेट करता हूँ उसको। इस पर कभी कभी लेक्चर भी करता हूँ अलग से मैं, कि हाउ पार्टिकल फिजिक्स रिलेटेड विथ आवर एंशिएंट विजडम। तो ये खूब मंथन हुआ कि कहानी के माध्यम से कैसे, स्टोरी बेस्ड कैसे कहें। तो पहला पार्ट है इसमें एटमॉस्फेयर का ना, स्काई के बारे तक पढ़ने के लिए, उसका नाम ही उन्होंने दिया है पार्ट का ए सर्च इन द स्काईज। अब कहानी शुरू कैसे होती है, फुटबॉल खेल करके एक बच्चा मैदान में लेट जाता है, फुटबॉल को, बॉल को पीछे रख के आकाश की ओर देखता है, तो उसे पहले दिखती है गौरैया उड़ती हुई। तो गौरैया से पूछता है वो कि दीदी बताओ तुम कैसे उड़ लेती हो, मैं तो नहीं उड़ पाता ऊपर। तो फिर गौरैया उसको बताती है कि मैं क्यों उड़ लेती हूं, सारा बायोलॉजी भी समझा देती है उसको कि ऑक्सीजन कम में मैं जी लेती हूँ, ये भी समझा देती है कि इतने हाइट के आसपास ही जा पाती हूँ मैं, ये भी बता देती है कि एटमॉस्फेयर के किस लेयर में मैं हूँ, वो बताती है। इसके बाद फिर कहता है उसके ऊपर क्या है, तो कहती है कि मुझे नहीं मालूम, कौआ काका से पूछ लो, ठीक है।
तो अंकल नहीं लिखा हमने, ये भी ध्यान रखिएगा। इंग्लिश की किताब भी है तभी काका ही है वो। तो कौआ काका से पूछो, तो कौआ काका बताते हैं उसको फिर ऊपर की कहानी। फिर उससे पूछता है, साइंस पढ़ा रहे हैं पूरा, क्लाउड वोड पढ़ा रहे हैं, सब पढ़ा रहे हैं, पढ़िए किताब को। फिर कौआ काका से जब कहते और ऊपर क्या है, तो उन्होंने कहा कि उसके ऊपर तो आप गरुड़ से पूछ लो, वो बता पाएंगे, उसके ऊपर वही उड़ पाते हैं। फिर वो गरुड़ से कहता है कि मुझसे दोस्ती करोगे? तो बोला क्यों दोस्ती चाहते हो? तो बोले मैं जानना चाहता हूँ, इतने उड़ रहे हो, ऊपर क्या क्या है। हमारे दादा तो कहते थे कि तुम तो विष्णु के वाहन हो और तुम तो स्वर्ग तक चले जाते हो। तो उसको समझाता है कि नहीं नहीं, स्वर्ग वर्ग तो मैं नहीं जानता, हाँ इतनी हाइट तक आता हूं मैं। तो फिर वो समझाता है ऊपर की बात वहां तक। इसके बाद फिर वो कहता है कि उसके ऊपर क्या होगा, तो कहता है वो गिद्ध से पूछना, वो और ऊपर उड़ता है, वो बताएगा। फिर वो तेजी से गिद्ध को पुकारता है कि आप मुझसे दोस्ती करोगे, मेरी आवाज तो सुन नहीं पाओगे, मेरे पास आ जाओगे क्या? तो आके बैठ जाता है गिद्ध उसके पास। इलस्ट्रेशन भी मिलेगा आपको, फोटोज भी उसकी तरह की। फिर दोनों में संवाद हो रहा है, जैसे पंचतंत्र में पशु पक्षियों के संवाद से शर्मा जी ने पूरा राजनीति विज्ञान पढ़ा दिया था ना बिगड़ैल राजकुमारों को, विष्णु शर्मा ने, तो उसी को हमने साइंस में लाया है। तो फिर पूछता है गिद्ध ऊपर सब बताता है पूरा। फिर वो कहता है कि उसके ऊपर क्या है, तो गिद्ध कहता है भाई उसके ऊपर तो मैं भी नहीं गया हूं और उसके ऊपर तो मैं नहीं बता सकता। फिर कहता हुआ वो फड़फड़ा करके उड़ जाता है। तो उस मैदान में एक अखबार कोई पढ़ के छोड़ के चला गया होगा, बूढ़ा आदमी जिनका काम ही ये होता है जाके थोड़ा बहुत सुरेश यादव का योग कर लेते हैं, इसके बाद फिर अपना अखबार पढ़ लेते हैं, चले आते हैं। जबकि बहुत सारे कंस्ट्रक्टिव काम कर सकते हैं वो लोग, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग नहीं करते, उतने तक सीमित रखते हैं। तो वो अखबार उड़ता है और उड़ करके बच्चे के सामने गिर जाता है, मतलब नाटकी रखा गया है कि सामने आ गया। तो उस पर शीर्षक लिखा है चंद्रयान 3 की सफल यात्रा। उससे क्या संकेत दिया जा रहा है कि बेटा उसके ऊपर जाना हो तो सैटेलाइट पढ़ो और बनाओ, ठीक है? गिद्ध और नहीं बड़ा आगे ले जाएगा तुम्हें। तो इस तरह का ये, जिसको इफ यू हैव गॉन थ्रू द aims of science education as per even NCF, the primary objective of science education is understanding the knowledge of natural and especially natural world, scientifically natural world. Number 2 is raising the capacity of curiosity and inquiry, relationship between science, society and technology, relationship between science and other domains of knowledge, history, geography, political science, all other factors, how science evolved not only from 16th century, right from the dawn of the civilization, how it evolved, and to develop scientific temper and to create, to enable the student for any creation, creativity. यही 7-8 चीजें हैं जो साइंस एजुकेशन की एम्स है। अगर ये ऑब्जेक्टिव पूरी नहीं हुई पाठ्य पुस्तक से या उसकी एक्टिविटी से, उसके डिमॉन्स्ट्रेशन से, उसके डायडेक्टिव अप्रोच से, आपके लेक्चरिंग अप्रोच से, या डिस्कवरी मेथड से, या इंक्वायरी मेथड से, या हैंड्स ऑन ट्रेनिंग से, या स्टोरी टेलिंग से, या कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से, या ग्रुप डिस्कशन से, तो साइंस क्या पढ़ाया हमने? साइंस पढ़ाने का मतलब है उसको साइंटिफिक जर्नी करने के लिए एक ट्रैवलर बनाना, उसको विज्ञान की यात्रा का पथिक बनाना। विज्ञान के फार्मूले, डेरिवेशन, फैक्ट डेफिनेशन रट करके और डेरिवेशन निकाल करके परसेंटेज आ जाए 98.99 और पूछ लो कि भाई ये बताओ, अच्छा ये किचन में जो तुम्हारी मम्मी खाना बना रही है ये केमिकल चेंज है कि फिजिकल चेंज है, तो माथा पकड़ ले। उससे पूछा जाए कि जो सब्जी छौंक लग रही है ना मसाले की, इसमें कौन सा चेंज है बताओ, तो कहेगा इसमें कहां साइंस है, ये कोई साइंस है?
लड़का आईटी से बीटेक करके आ गया इलेक्ट्रिकल से, और घर में बिजली चली गई, स्पार्क हो गया, लाइनमैन को बुलाओ, टेक्नीशियन को बुलाओ, इंजीनियर साहब वो यहाँ पर हैं। ये है मतलब कोई मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, हकीकत है ये। अनपढ़ आदमी आकर के बिजली का तार जोड़ देता है, एसी डीसी जानता है वो, और इंजीनियर साहब नहीं जानते। सिविल इंजीनियरिंग कर लिया, चीफ इंजीनियर, प्रिंसिपल इन चीफ से रिटायर हो गए, और उनसे पूछ लो कि कौन सी गिट्टी की साइज फर्स्ट लेयर पे है, कौन सी सेकंड लेयर पे है, कौन सी थर्ड लेयर पर, ऐसा क्यों है, कितना गैप होता है, और कितना गैप हो जाने के बाद उसमें प्रॉब्लम आती है बारिश में, इंजीनियर साहब को नहीं मालूम है। वो बता देगा जो मेट है, मेट को मालूम है। मेट इज द चीफ इंजीनियर ऑफ द स्टेट। तो ये क्या है, इसलिए कि वी हैव ओनली रट्टा मार स्टडी। फिलोसोफर स्वामी परमेश्वर देव जी दर्शन पढ़ाते हैं, इनके यहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। पतंजलि विश्वविद्यालय में भी क्लास में कभी कभी जाता हूँ तो फिजिक्स का आदमी, लेकिन मैं भी फिलोसफी पढ़ाता हूँ कभी कभी जाके, क्योंकि मैंने वेस्टर्न फिलोसफी भी सारी पढ़ी, ईस्टर्न फिलोसफी भी पढ़ी, कन्फ्यूशियस को भी पढ़ा, ताओ को भी पढ़ा, शिंतो भी पढ़ा, और पाइथागोरस को भी पढ़ा, जूइज्म भी पढ़ा, कि देखें इसमें अंतर क्या है। तो कभी बच्चों के बीच जाता हूँ तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पूरा तुरंत आपको पूरी परिभाषा बता देंगे फटाफट, जैसे इलेक्शन में हो रहा था ना, फटाफट फटाफट, तो वैसे ही फटाफट बता देंगे सब, ठीक। लेकिन अगर आप उनसे पूछो कि इन दोनों में अंतर क्या है, सांख्य दर्शन का ईश्वर, पतंजलि योग दर्शन का ईश्वर, मीमांसा का ईश्वर, क्या एक ही है, एक ही धारणा है कि कोई भिन्नता है उसमें? तो क्लीन बोल्ड। उसको लगेगा जैसे ये प्रश्न नहीं है, जसप्रीत बुमराह की कोई गेंद आ गई, तुरंत आउट हो जाते हैं। ऐसा क्यों? इसलिए कि हम जो पढ़ते हैं रटने की आदत हो गई हमारी, इसलिए भूलते भी हैं। मतलब मैं कोई आत्म प्रशस्ति नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे हमारे जो शिक्षक प्रोफेसर आते हैं जेएनयू, डीयू, आईआईटीज के, वो कभी कभी हमसे कहते हैं कि सर ये बताइए कि आपको इतना याद कैसे रहता है। तो हमने कहा कि क्यों? तो बोले मैं देखता हूं अगर आप 2 साल पहले भी हम लोगों ने कोई चर्चा की, आप वो बता देते हैं, तो कोई आपकी क्या फोटोजेनिक मेमोरी है? मैंने कहा नहीं, कोई फोटोजेनिक मेमोरी किसी की नहीं होती। मैं उस विषय को गंभीरता से उसको अपना प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करता हूं। अगर आपने कुछ कहा तो उसको हमारी ये जो फैक्ट्री दिया है भगवान ने ना, इंटेलेक्चुअल फैक्ट्री यहाँ पर बुद्धि की, इसमें प्रोसेसिंग होनी चाहिए, और प्रोसेसिंग के बाद फिर उस प्रोडक्ट को स्पेसिफिक प्रोडक्ट के रूप में मार्केट में लाना चाहिए। आपने सेम प्रोडक्ट ला दिया तो कौन दूसरा आपकी पहले वाले प्रोडक्ट को दूसरा क्यों खरीदेगा? स्पेसिफिक चाहिए ना, कुछ मटेरियल तो वही सब है। तो डिजाइन आपकी फैक्ट्री करती है। तो बच्चों का सामर्थ्य विकसित करना है कि उनका ब्रेन साइंटिफिक हो, थॉट प्रोसेस साइंटिफिक हो, और एक्चुअली प्रैक्टिकल साइंस हो। फिलॉसफी पढ़ रहे हैं, फिलॉसफी नहीं जानते, 90% नंबर है, और पूछ लीजिए दर्शन को 1 साल बाद तो कहेंगे भूल गया। अरे सर 2 साल पहले पढ़ा था, आप क्या पूछ रहे हैं? आप कई बच्चे ऐसे कहते हैं, अरे सर 2 साल पहले तो पढ़े थे, अब क्या पूछ रहे हैं? हमने कहा बस खत्म, पढ़ाई खत्म तुम्हारी। ऐसे नहीं होना चाहिए। बच्चों को हमें ऐसा तैयार करना है कि बच्चे जो एक बार पढ़ ले वो उनका अपना हो जाए, दूसरे का न रह जाए फिर। और ये भाव लाना ही टीचर्स का रोल है। हमने साइंस की ट्रेनिंग कराई, एससी वर्मा ने 1 हफ्ते साइंस की ट्रेनिंग, सिर्फ 6ठी किताब पढ़ाने के लिए 1 हफ्ते लगातार ट्रेनिंग दिया है टीचर्स को, 1 सप्ताह सिर्फ ये पुस्तक पढ़ाने के लिए, क्योंकि मुझे मालूम था कि ये कहानी के माध्यम से कहीं साइंस पढ़ाने में फेल ना होने लगे हमारे शिक्षक, क्योंकि उनकी तो आदत है वही, आगे नहीं बोलूंगा नहीं तो शिक्षक नाराज हो जाएंगे कुछ लोग। ठीक है बेटा बताओ। ओम सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि हम लोग महाराष्ट्र बोर्ड में
वही टेक्स्ट बुक में वही सिलेबस पढ़ाया जाता है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में वही चीज अलग क्यों पढ़ाई जाती है? मतलब दोनों का एक ही बुक क्यों नहीं बनता है, जब आगे जाके हमें वही करना है, जैसे जेई या फिर नीट की प्रिपरेशन करे, वही एग्जाम दे रहे, बट अलग अलग वे से क्यों पढ़ा जाता है? एक बुक क्यों नहीं बनाई जाती है? तुम्हारा क्वेश्चन तो बहुत सही है बेटा, लेकिन ये प्रश्न तुम्हें करना चाहिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी से, क्योंकि आप ऐसा बुक बना रहे हो सर, इसके लिए मैंने आपसे नहीं पूछा। ऐसा है, सुनो, मैं तो जो अपनी किताबें बना रहा हूँ अपने बोर्ड से, पहली से 12वीं तक की किताब, जब तुम 12वीं तक की 2 साल में देख लोगी तब तुम्हें लगेगा कि इसमें जी और नीट के भी सामर्थ्य है। हम बहुत 99.9 100% नहीं परोसेंगे बच्चों को, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम असेसमेंट ऐसा करें कि अगर बच्चा हमारा 90 क्रॉस करे एक्चुअली, तो उसको जेई में 99.9% परसेंटाइल भी आ जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 12वीं की परीक्षा पास किया बच्चे ने, पूरे मोहल्ले में लड्डू बट गया कि मुंबई में टॉप कर गया। 100%। मैथमेटिक्स 100 आउट ऑफ 100, केमिस्ट्री 100 आउट ऑफ 100, फिजिक्स 100 आउट ऑफ 100, सोशल साइंस 100 आउट ऑफ 100, संस्कृत 100 आउट ऑफ 100। वाह। और जब जेई का रिजल्ट आया तो परसेंटाइल आया 55%। फिर सब धराशायी, शोकग्रस्त माँ बाप सब। तो इससे क्या फायदा? अच्छा, अब तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए भी सेंट्रल एग्जामिनेशन हो रहा है एंट्रेंस के, अब 100% क्या ले गए, क्या करोगे लेके उसका? तो सारी बोर्ड को आपकी भावना से सहमत होते हुए हम जब सारे बोर्डों की एक बैठक हुई थी अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, सारे बोर्ड के सेक्रेटरीज चेयरमैन आए थे, तो मैंने एग्जैक्टली आपकी भावना के अनुसार यही कहा कि हमें नंबरों को एक सौगात बांटने की परंपरा, परीक्षाओं को कराची का हलवा बनाने की बजाय थोड़ा उसको ऐसा बनाओ कि पास तो सब हो जाएं, ताकि फ्रस्ट्रेट ना हो, सुसाइड ना करें। वो ठीक है, वो अपनी जगह वो भी जरूरी है कि बच्चे को सेंस ऑफ फेलियर ना आने लगे टीनेज में, वो सिद्धांत भी ठीक है, लेकिन बहुत अधिक गरिमा उसको तभी महसूस हो, हायर ऑर्डर क्वेश्चन जो आए 20% वो तभी प्राप्त कर पाए जब बहुत ही हायर ऑर्डर उसका ब्रेन एक्टिवेट हो जाए क्वेश्चंस के लिए। तो वो हम कोशिश अपने बोर्ड में कर रहे हैं, हमने सबको भी सुझाव दिया है। बदलाव धीरे धीरे होता है। आप जैसे बच्चे यंग जो उभरेंगे, आवाज उठाएंगे, तो जब ये कलेक्टिव वॉइस होगा तो होगा। नहीं सर, आजकल के मतलब अभी मैंने बहुत, जैसे मैंने 10th तक हिंदी मीडियम से, मैं इसी स्कूल से पढ़ी हुई हूँ, मैं यहीं से हूँ। तो क्या होता है कि 10th तक ना कि हमें सिर्फ रटाया जाता है क्वेश्चन, उसका मेन लॉजिक क्या है, कैसे वो हुआ, वो नहीं बताया जाता है। सिर्फ रटाया जाता है कि 10th तक ऐसे होता है, उसके बाद 11th 12th में हम जिस चीज की तैयारी करते हैं वो। अगर ये ऐसा ना होता तो हम इतनी दूर से आके आपके बीच क्यों अलग जगह थे, जगह जगह जाके क्यों आज की नई धारा में हम नहीं, हजारों लाखों शिक्षक भी, शिक्षाविद भी इस दिशा में चिंतित हैं। अकेले स्वामी रामदेव जी हम ही चिंतित नहीं है, ये चिंता करके अंग्रेज भी 2 बड़े चिंतित थे इसमें, एल्फिस्टन और मुनरो। मैकाले को तो हम गाली देते हैं, वो गाली देने लायक है, चार्ल्स ग्रंट भी गाली देने लायक है, लेकिन 2 ऐसे भी थे, मद्रास प्रेसिडेंसी का मुनरो और इसी मुंबई प्रेसिडेंसी का एल्फिस्टन, 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जो इसकी पैरवी करता था, जो हम आज भारतीय शिक्षा बोर्ड की बात कर रहे हैं। वो कहता था कि भारत में शिक्षा भारत की भाषा में, विज्ञान और भारत की पूरी यात्रा के साथ होना चाहिए। ये एल्फिस्टन मुनरो कहे, लेकिन चार्ल्स ग्रंट ने उसकी बात को नहीं माना और न तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने माना। तो ये बात उठती रही है, महर्षि दयानंद ने भी कहा, महर्षि अरविंदो ने भी कहा, गांधी भी कह के चले गए, लेकिन नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि लोकतंत्र चलता है दबाव समूह से। जब यूथ का प्रेशर ग्रुप आता है ना, तब परिवर्तन होता है। तो आओ आगे बढ़ो, इस सुझावों को अकेले नहीं, 1 करोड़ यूथ में आजकल तो सोशल मीडिया का हथियार है, डालो इसको, बच्चे इसको बढ़ाएं। सरकार के पास जाएगी जब 1 करोड़ सुझाव, तो लगेगा अरे भाई तो सही रहा है, इसमें तो होना चाहिए, और हम भी आपकी आवाज उठाएंगे, ऐसा होना चाहिए। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? ठीक
सर मैं पतंजलि से जिला प्रभारी हूँ। हमारे एरिया में जो चेयरमैन, उनको ये बात आपने जो भी बताया हम समझ गए, उनको बताना है डिटेल में। तो ऐसा कुछ पीपीटी, ऐसा कुछ प्रेजेंटेशन अगर मिलेगा तो हम अच्छी तरह मीटिंग लेकर बता सकते हैं। उसके लिए हम ये कर रहे हैं बेटा कि हम अपनी हर किताब का 5 पृष्ठ का एक सिनॉप्सिस बनवा रहे हैं और कक्षावार एक हम पूरा ब्रोशर छपवा के भेजेंगे। जैसे कक्षा 3 में अगर 6 विषय हैं तो 25-30 पेज का एक भेजेंगे, ताकि आप उनको देंगे प्रिंसिपल को, गार्जियन को, क्योंकि हम प्राइवेट पब्लिशर की तरह मुफ्त में किताब तो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि बहुत मुश्किल से हमने बहुत ही इसको छापने में स्वामी जी का पैसा लगाया है। आज से मीटिंग में जो हुआ ना वो बताना है, इसके लिए तो हम देखो, अगर हम पीपीटी तुमको दे भी देने तो पीपीटी में होती है हेडिंग, शीर्षक। उस पीपीटी से व्यक्ति कितना, मैं पीपीटी को तो मैं कल भेज दूंगा बेटा, बनी हुई है, हम पीपीटी खुद यूज नहीं कर रहे हैं इसलिए। लेकिन जब पूरी तरह तुम जब समझ लोगे तभी समझा पाओगे। जैसे जो शिक्षक वो नहीं पढ़ा पाते हैं, उनको हम पीपीटी देंगे, पढ़ा देंगे क्या? नहीं, जब तक कि वो पूरी तरह से प्रशिक्षित नहीं हो जाएंगे कैसे पढ़ाना है। पीपीटी से तो फिर और गुड़ गोबर कर देंगे। नहीं, ये आप जो भी लिखा कुछ होगा और पता चला उसको समझ नहीं पा रहे हैं कि इसको किस रूप में बताना है, चूक गए बेटा। तो आप जो है, आपको हम करेंगे प्रशिक्षण। पतंजलि बुला रहे हैं जिला प्रभारियों को, जितने भी 30 से 40 साल की उम्र वाले हैं, पुरुष स्त्री दोनों, उनको 3 दिन वही रखेंगे पतंजलि में। उनको 3 दिन पूरी सुबह 9 बजे से लेकर 6 बजे तक हम करेंगे रगड़ाई, ठीक है, एक एक विषय की और एक एक पुस्तक की, और तब तक रगड़ते रहेंगे जब तक वो आपका हिस्सा नहीं बन जाता है, छोड़ेंगे ही नहीं वहां से आपको। इसके बाद जब आएंगे जब प्रिंसिपल को, तो प्रिंसिपल कहे कि भाई तुम्हारे हमने मान लिया, माफ करो, किताब दे जाओ, तुम अब खरीद रही हूं मैं, ठीक है। ये आंदोलन के लिए बहुत ही एक कमिटमेंट और निष्कर्ष होता है, और ये हमने स्वामी जी से भी कह दिया है लिस्ट बनाने को, दीदी देवप्रिया जी से भी कह दिया है हमने, वो भी बना रही है, राकेश जी भी बना रहे हैं। इसको हम अगस्त में बुला रहे हैं, और आप लोगों को बहुत हो सकता है कि आचार्य जी का जो मनाया जाता है दिवस, उसके जस्ट बाद से शुरू करें, और उसमें आप लोगों को हम डिटेल 3 दिन हम पूरा साथ रहेंगे, आपके भोजन भी साथ करेंगे, वार्ता भी साथ करेंगे, और जब तक आप नहीं कहेंगे कि हम आचार्य जी समझ गए तब तक आपको समझाते रहेंगे, ठीक है। तो उसमें परेशान मत हो। ये 10th का पहला बैच कब दे सकते हैं? तो शुरू है, आपने पूछा ना आशीष जी ने कितने विद्यालय आए हैं, तो मैं बता दूं कि आसाम में हमारे 3 विद्यालयों में परीक्षा शुरू हो गई है, हमारे झारखंड में 2 विद्यालयों में परीक्षा शुरू हो गई है, उत्तराखंड में 5 विद्यालयों में शुरू हो गई है, उत्तर प्रदेश के 3 विद्यालयों में शुरू हो गई है, हरियाणा के 1 विद्यालय में शुरू हो गई है, कोटा में इस साल से शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से लगातार बढ़ रही। अप्लाई किए हैं करीब 100 लोग जिन्होंने एनओसी स्टेट गवर्नमेंट से भेजा हुआ है, और उसमें से जिन लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, हम अपने लेवल से जांच करा लिए हैं, अगर उनको पूरा है तो हमने उनको 9th के रजिस्ट्रेशन का ग्रेजुअली इंस्पेक्शन करा के देते जा रहे हैं, ताकि अगर 1 आध साल में एनओसी मिल ही जाएगा, और नहीं मिलेगा, अगर वो साइलेंट रहेंगे, कोई एनओसी नहीं दिए रहेंगे, तो उस ब्रह्मास्त्र का उपयोग करके दे देंगे।